बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाइल लूप की एक एग्जांपल को, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट ऑल अपर केस लेटर्स इन अ सिंगल लाइन यूजिंग व्हाइल लूप। अब इस चीज़ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर व्हाइल लूप से हम लिखना चाहें और ए बी सी डी अब लिखें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हमें आस्की कैरेक्टर्स जो है ना वो हेल्प करेंगे, क्योंकि आस्की कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि भाई वो एक सीक्वेंस में लिखे के होते हैं और उनके अगेंस्ट जो है ना हमारे पास एक डेसिमल नंबर होता है जिसकी मदद से हम उस कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिविजिट करते हैं आस्की टेबल को। आस्की टेबल जो है ना कुछ इस तरह का दिख रहा होता है। इसमें अगर आप फोकस करें इस जगह के ऊपर, यहाँ पे आ जाएं, तो आपको ये नज़र आएगा कि भाई ये अपर केस कैरेक्टर्स जो है ना यहाँ पे सारे के सारे दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जो है ना फर्स्ट कैरेक्टर ए, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 65 है। बी जो है उसकी डेसिमल वैल्यू 66 है। सी जो है उसकी डेसिमल वैल्यू 67 है। इसी तरह आप चलते जाएं और एंड पे आ जाएं तो एक्स जो है उसकी 88 है। वाई जो क्या है उसकी डेसिमल वैल्यू 90 है। और जेड जो है ना उसकी डेसिमल वैल्यू है 90। ठीक है। अब जो है ना हमें ये पता लग गया इसको देख के कि हमें जो डेसिमल वैल्यूज चाहिए ना, जो हमारे लूप को प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो 65 से शुरू हो और 90 तक जो है ना हमने डेसिमल वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है। और वैल्यूज इस तरह की होंगी 65, 66, 67। अगर हमें ये पता लग गई तो हम बड़ी आसानी के साथ एक सिंपल सी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये लिख देंगे कि भाई हमने करेक्टर प्रिंट करवाना है इसके अगेंस्ट, और कॉमा लगा के हम आगे जो है ना उसका नंबर बता देंगे कि भाई ये इधर सपोज ये एन है, कोई वेरिएबल है एन। ठीक है। और इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पहले 65 होगी, फिर 66 हो जाएगी, फिर 67 हो जाएगी, फिर 68 हो जाएगी, और करते करते ये चला जाएगा 90 तक। तो इस तरह सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे जो हमें करने के लिए कहा गया है। तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये जो नंबर्स हमने प्रोड्यूस करने हैं ये कैसे होंगे। तो नंबर जो हमने प्रोड्यूस करवाने हैं वो हमारे पास है 65 से लेके हमने जाना है 90 तक। तो कुछ इस तरह से हम जाएंगे कि 65, 66, 67, 68 और सो ऑन जो है 90 तक। ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर जब हमने सीक्वेंस देख ली कि कैसी सीक्वेंस हमने प्रोड्यूस करवानी है, तो हमारे लिए लूप की मदद से इसको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। वो कैसे? कि देखिए, अगर आपको यही पता लग गया कि आपने ये सीक्वेंस जो है ना बनवानी है, अब आप सिर्फ ये देखें कि इस सीक्वेंस की जो है ना वो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। ठीक है। इसकी सीक्वेंस की स्टार्टिंग वैल्यू है 65। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपका जो लूप है ना वो स्टार्ट कहाँ से होना है, मतलब लूप का जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो लूप का वेरिएबल जो है उसका नाम हम अगर एन रख लें तो उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो हम दे देंगे 65 की। ठीक है। इसके बाद अब आप लूप लिख लें अपना, तो वाइल लूप जो है लिखेंगे आप, और अब आपने इसके अंदर बतानी है कंडीशन। ठीक है। अब वो कंडीशन जो है ना कि वो टर्मिनेट लूप ने कब होना है, वो भी अभी आप देखते हैं कैसे पता लगेगी। उसके लिए दो चीज़ें हमने देखनी है। एक ये कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग है। 65 के बाद 66 है, फिर 67 है, तो इंक्रीज कर रहे हैं ना नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जो सीक्वेंस है उसकी लास्ट वैल्यू क्या है। तो उसकी लास्ट वैल्यू सीक्वेंस की जो है वो 90 है। ठीक है। तो जो भी इसकी लास्ट वैल्यू है ना वहाँ पे आपके लूप को टर्मिनेट होना चाहिए। तो आपके लूप के अंदर जो है ना लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 90, और इधर वेरिएबल जो लूप का हमने पहले ही कहा था एन, तो वो आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लास्ट चीज़ एक और जो लूप के अंदर चाहिए होती है वो ये कि अब एन की वैल्यू को चेंज भी होना चाहिए, वरना एन की वैल्यू अगर 65 ही रही तो ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। तो उसकी चेंज वैल्यू किस तरीके से करनी है, हमने हमने उसको या इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अब क्या वैल्यू होगी कि उसको इंक्रीमेंट कितने का करें अगर इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। तो भाई देखिए, आपने इस तरह से देखना है कि हर वैल्यू से मैं अगली वैल्यू पे जाऊँ तो कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो अगर मैं 65 से 66 पे जाऊँ तो 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। इसी तरह मैं 66 से 67 पे जाऊँ तो ये भी +1 करें तो 67 आ जाता है। इसी तरह 67 में हम +1 करें तो 68 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इंक्रीमेंट चाहिए ना एन के अंदर वो +1 का है। ठीक है। तो हम इसके अंदर फिर जो लूप में वापस जाएंगे और लूप के अंदर लिख लेंगे एंड पे लूप के जाके कि n इज इक्वल टू n प्लस वन। ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n प्लस प्लस आप इसको लिख दें। तो जो सा आपको बेहतर लगे आप लिख लें, दोनों का आंसर एंड पे सेम ही आएगा। ठीक है। बाद में इसमें अब रहेगी कि n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जैसे हमने पहले अब कहा था कि हमने बस करना ये है लूप के अंदर कि हमने वो वाली n की वैल्यू उसको अब प्रिंट करवाना है। ठीक है। उनके अगेंस्ट बेसिकली आस्की कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं। तो आप लिखेंगे %c कि मैं कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे दें ताकि अगला कैरेक्टर जब आए तो उसके लिए स्पेस हो पहले से। और इस कैरेक्टर की जगह पे हम वेरिएबल जो वैल्यू प्रिंट कराएंगे वो n है। तो n हम इसको देंगे
उसके अगेंस्ट जो भी उसकी आस्की कैरेक्टर की वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। मसलन n की जगह पे अगर n जब पहली बार चलेगा तो n की वैल्यू होगी 65, उसके अगेंस्ट आस्की कैरेक्टर जो है वो है a का, तो पहली बार a प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये रन होगा तो n की वैल्यू होगी 66, उसके अगेंस्ट जो आस्की कैरेक्टर है वो है b का, तो b प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे और लास्ट में जब ये पहुंचेगा तो 89 पे जब ये आएगा तो n की वैल्यू होगी जब 89, तो उसके अगेंस्ट आस्की कैरेक्टर है y, तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर जो है n की वैल्यू हो जाएगी 90 की, और 90 के अगेंस्ट जो आस्की वैल्यू है वो है z की, तो z प्रिंट हो जाएगा। जब ये सारे प्रिंट हो जाएंगे तो n की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, और n की वैल्यू इंक्रीमेंट करके अब क्या हो जाएगी 90 से इस वाली लाइन के ऊपर आके 91 की। जब n की वैल्यू 91 हो जाएगी तो इस टाइम पे कंडीशन चेक होगी और ये कहेगा कि क्या 91 इज लेस देन इक्वल टू 90 है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, क्योंकि वो तो नहीं है। तो इस टाइम पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपके लूप से कोड जो है आपका बाहर निकल आएगा और इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके अलावा देखें, ये तो चीज़ें हमने देख ली कि हमने इसमें वाइल लूप किस तरीके से लिखना है। वाइल लूप के अलावा हमें इस कोड में और क्या क्या चीज़ें जो है ना चाहिए होंगी, वो अब थोड़ा सा हम देखते हैं। तो वाइल लूप के अलावा एक जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि भाई हमने इधर एन का वेरिएबल जो डिक्लेयर यूज़ किया है उसको हमने डिक्लेयर नहीं करवाया। तो इसका मतलब है कि जो लूप वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर करा लेते हैं ऊपर। तो हम यहाँ पे एन का वेरिएबल एक डिक्लेयर करा देते हैं, बस इतनी सी चीज़ होगी। और ये सारा जो कि है वो मेन के फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। तो इधर आप वॉइड मेन लिखें और उसकी दो ब्रैकेट्स लगा दें, एक ब्रैकेट इधर आ जाएगी और एक ब्रैकेट इधर एंड पे भी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखें और कोई चीज़ रहती हो कोड में, तो हाँ, हम printf का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो printf का जो फंक्शन है वो तो stdio.h की लाइब्रेरी के अंदर होता है, उसको इंक्लूड कराए बगैर हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना, हम कोड के शुरू में जाएंगे और वहाँ पे stdio.h की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवा देंगे, ताकि हम जो है printf के फंक्शन को इस कोड में यूज़ कर सकें। इसके साथ ही ये कोड कंप्लीट हो जाता है। अब जो है ना, अब आप करते सिर्फ हम ये हैं कि इसी कोड को जाके हम आईडी के ऊपर भी लिखते हैं और देखते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिल भी रही है या नहीं। तो आ जाए, चले अब हम चलते हैं आईडी के ऊपर। तो ये आगे आईडी पे तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करानी होती है। तो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी जी stdio.h की। दूसरा काम होता है कि मेन का फंक्शन बनाना होता है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट होता है कोड का, तो वो बना दिया। फिर हमने डिफाइन करने होते हैं कोई वेरिएबल्स जो कि कोड में यूज़ होने हो, तो ये भी हमने कर दिए कि जो वेरिएबल कोड में यूज़ होना था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट ये कि अब उस वेरिएबल को हमने लूप से पहले एक इनिशियल वैल्यू देनी थी, हमने इनिशियल वैल्यू दी और उसके बाद लूप को चला दिया और उसके बाद कंडीशन लगाई कि वो लेस देन इक्वल टू 90 जब हो जाए तब तक वो चले, उसके बाद वो टर्मिनेट कर जाए। इसके बाद जो है ना, हमने वो प्रिंट एफ की बस स्टेटमेंट लिख देनी है, जो कि स्टेटमेंट ये कहती थी कि करेक्टर प्रिंट करवाना है और एन जो है ना उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसके अगेंस्ट जो आस्की करेक्टर बनता है वो प्रिंट करा दो, और एन प्लस प्लस लिख दें, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन लिख दें। अब हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास ये देखें आउटपुट आ गई कि भाई ए से लेके जेड तक सारे करेक्टर्स एक लाइन के अंदर प्रिंट होके आ गए हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड भी था। अब हम एक दफ़ा देख लें कि कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज कर लें। तो पहली जो लाइन थी जब इसके ऊपर आया तो उसने stdio.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे कोड में अब printf scanf के फंक्शन यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने मेन का फंक्शन बताया तो कोड को पता लग गया कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, इसके बाद से मैंने चलना है, और उसने n के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। जब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो आगे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो n को हमने एक इनिशियल वैल्यू दे दी, तो n की इनिशियल वैल्यू जो है वो 65 की है। इसके बाद हमने वाइल लूप शुरू किया और वाइल लूप के अंदर आ रहा है कि जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 है तब तक ये चलेगा। तो अभी n की वैल्यू चूंकि 65 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे। हम 65 के अगेंस्ट जो भी करेक्टर है वो प्रिंट होगा, जैसे कि स्क्रीन पे a प्रिंट हुआ था, और उसके बाद एक स्पेस आ जाएगी। n की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी और इंक्रीमेंट करके n की वैल्यू 65 से क्या हो जाएगी, 66 की हो जाएगी। दोबारा से ये लूप की कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंटिंग चलेगी। चलते जाएंगे और जेड के करेक्टर पे पहुंच जाएंगे। अब एन की वैल्यू जेड का करेक्टर जब प्रिंट होगा तो 90 की है। उस टाइम पे फिर एन इंक्रीमेंट करेगा, एन की वैल्यू 91 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी कि क्या 91 लेस देन इक्वल टू 90 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमारे पास जो करेक्टर प्रिंट होंगे वो ए से लेके जेड तक के होंगे। तो ये हमने आउटपुट में देख भी लिया। आप लोगों की छोटा सा होमवर्क ये है कि हमने फॉर लूप्स पढ़े हुए हैं, तो इसी वाले कोड को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कि ये वाइल लूप की बजाय फॉर लूप की मदद से लिखा जाए, तो कैसे होगा।